नमस्कार मित्रों, प्रभा मंथन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नए चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को एक बार मैं धन्यवाद देता हूं। और आज कमेंट में सुब्रत जी जैसे कि हमारे पुराने साथी हैं, मित्र हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो अक्सर जो है कुछ ना कुछ अपने कमेंट लिखते रहते हैं। और साथ में आज नए एक हमारे लगता है कि चैनल को सब्सक्राइबर सागर भाई टाटिल है उनका, उन्होंने ढेर सारे सवाल कर दिए हैं आज जो है। जैसे कि उनका ये भी कहना था कि कुछ हेजिंग के बारे में सीरीज लोग निकालिए जो है, या कैसे आप रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सागर भाई, आप कमेंट ऐसे करते रहें। और आपकी जो जागरूकता है मुझे जान के खुशी हुई कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। सबसे पहले सुब्रत जी के इस दो जो उन्होंने स्टॉक के बारे में बताया, पूछा कि NSDL और वारी ये दोनों के ऊपर जो है उन्होंने सवाल किया है कि इसमें क्या पोजीशन जो है कब ली जाए जो है, ये दो के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। तो मैं NSDL वारी के बारे में बस इतना बता दूं। देखिए, NSDL हमने हमेशा कहा कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी अकाउंट जो हम खोलते हैं डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट में इसको हम DP बोलते हैं, इसको दो ही लोग जो है ऑपरेट करते हैं। यानी कि दो ही लोगों के जिम्मे है कि आप जितने भी शेयर की ट्रेडिंग होती है स्टॉक में या एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग होती है, इसके दो ही सूत्रधार हैं। एक है NSDL और दूसरा है CDSL। NSDL और CDSL की लिस्टिंग जो है वो NSDL से पहले की है। हालांकि NSDL जो है ये पुरानी कंपनी है CDSL से, लेकिन लिस्ट CDSL बाद में हुआ। अब जो है NSDL के जो शेयर धारक थे उन्होंने भी कहा कि एक्सचेंज में आप लिस्ट कीजिए। वो हो सकता था कि अपने प्राइस जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें से निकलना चाह रहे होंगे, तो NSDL ने अपनी IPO पिछले महीने लाई और उसने जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया अपने को। जो है 880 के भाव पे लिस्टिंग हुई थी और ये शायद हमको लगता है करीब ये जब हाई लगाया है ये करीब 1500 के आसपास, 1524 या 34 का हाई लगाया हुआ है और वहाँ से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि NSDL में जैसा कि हमने बताया कि NSDL आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। NSDL और CDSL इन दोनों में से किसी न किसी को, हर एक जो भी इन्वेस्टर हैं इसमें पोर्टफोलियो में इनका जो है निवेश होना ही चाहिए। उनका परसेंटेज भले आप कम रखिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में NSDL CDSL को ज़रूर रखिए जो है। अब NSDL जो है अभी लिस्टिंग हुई है और ये अभी इसका ये नहीं मालूम चल रहा है कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक ये 5-6 महीने ये ट्रेडिंग इसकी न हो जाए तब तक ये नहीं कहा सकता कि ये कहाँ तक आएगा और कहाँ लेना ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल देखें, रिट्रेसमेंट लेवल, तो उसके हिसाब से NSDL की जो बाइंग बनती है वो 1150 के आसपास। यानी कि अगर 1150, 60, 70 के आसपास मिले तो इसको ख़रीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप का कोई स्टॉक है वो नीचे आए ही जो है। बहुत ऐसे स्टॉक होते हैं जो मार्केट गिरने में गिरते नहीं है बल्कि वहाँ से बढ़ने लगते हैं। और चूँकि NSDL में अब जो भी मूवमेंट होगा ना, वो पूरा का पूरा जो बड़े जो कस्टमर हैं इसके जो है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड वाले हो गए या HNI हो गए, उन्हीं के चलते NSDL में या तो गिरावट आएगी या खरीदार आएगी। कोई बड़ा ग्राहक आ जाएगा तो NSDL का भाव वहीं से तुरंत बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी ये नया स्टॉक है तो इसमें हमें लग रहा है कि आपको हर एक गिरावट पे NSDL में बाइंग करने चाहिए। यानी कि आपको स्ट्राइकर रूप में अगर सपोज कर लीजिए कि आपको अगर 50 शेयर बाई करना है या 100 शेयर बाई करना है, तो देखिए आपको हर गिरावट पे 10 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर करके इसको रखना, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो में एक लंबे समय के लिए निवेश करना है। इसलिए NSDL में आपको कोई रेट न लगा करके आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि NSDL नीचे आएगा तब हम खरीदेंगे जो है, ये भी संभावना है कि नीचे हो सकता है कि नीचे और आ जाए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ब्लैक डील में जिनको कि जो 800 880 में ख़रीदा होगा, अगर उनको लगेगा कि नहीं अब हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो वो प्रॉफिट बुक करके अगर वो अपना स्टॉक निकाल देता है तो फिर इसमें गिरावट आ जाएगी। लेकिन वो कोई 1000 2000 5000 शेयर की गिरने से नहीं होगा, उसमें कम से कम 10 लाख 20 लाख शेयरों का एक दिन में ब्लॉक डील हो, तब उस तरह से वो बात बनेगी। तो मेरा इसमें आइडिया ये है कि NSDL में आप हर एक गिरावट में इसको अपने स्टॉक में खरीदिए जो है, बहुत घबरा कर मत स्टॉक खरीदिए। 5 शेयर 2 शेयर 10 शेयर इसको आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो ये तो NSDL में हो गया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो पोजीशन 1150 का बनता है, और अभी भी अगर आप देखिए तो चार्ट पे ये मजबूती दिखा रहा है, तो NSDL में आप यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं। रही बात वारी की, वारी देखिए काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ आया हुआ है, और वीकली चार्ट पे अभी ये इसने जो कैंडल बनाया है वो जो है वो निगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि नीचे का दिशा बता रहा है। लेकिन कहीं भी अगर ये वारी 3250 के आसपास अगर मिल जाए तो एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। या आप अगर आप जिस रेट पे यहाँ भाई 3200 के आसपास है, यहाँ अगर लेते हैं तो आपको 3250 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आपको रखना चाहिए जो है। स्टॉप लॉस लगाना देखिए बहुत ज़रूरी इसलिए है, स्टॉप लॉस लगाते अगर नहीं है ना, तो फिर आपका जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है उसकी प्राइस डिटेरियोरेट करती है, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है ना कि आपको समझ में नहीं आ जाता है कि अब मैं यहाँ से कारूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई 3500 के भाव पे सपोज कर लीजिए कि आपने वारी खरीद लिया, मान लीजिए खरीद लिया आपने, और आप सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ पे 20 शेयर ले लिया। अब यहाँ जो है ये करीब 20 शेयर का दाम करीब 70,000 हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये नीचे आने लगा, भाई बाज़ार के बारे में तो कोई नहीं जानता है, तो 3500 से ये नीचे आने लगा। तो आप देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने आइए ना, तो अपने लॉस के बारे में पहले सोचिए, प्रॉफिट के बारे में बात सोचिए, पहले लॉस के बारे में सोचिए कि 70,000 रुपया अगर हम इसमें निवेश किए हैं, तो भाई हमको जैसे ही लगेगा कि हमको इसमें 4,000 5,000 का नुकसान अगर होने लगेगा तो मैं इसमें से एडजस्ट कर जाऊंगा। ये विचार आपको ज़रूर बना कर रखनी चाहिए जो है। ये कभी नहीं करना चाहिए कि गिर रहा है और उसको आप देखते जा रहे हैं, या हर गिरावट पर उसको खरीदते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको हर गिरावट पर खरीदना है, तो अगर मान लीजिए कि आपको 50 शेयर खरीदनी है, तो पहली बार आप 5 शेयर खरीदिए। दूसरी बार नीचे अगर आ जाता है तो आप फिर दो शेयर खरीदिए या 5 शेयर खरीदिए, इस रूप में खरीदिए। लेकिन अगर आप इकट्ठे पैसा लगाते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस बिना जो है आपका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वारी के ऊपर है कि 3250 का यहाँ के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे एक बार आपको खरीदारी करनी चाहिए, और नहीं तो स्टैगर के रूप में दीजिए। लेकिन अगर ये इस रेट पे जहाँ पे है वहाँ आप लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 3250 का लगाना होगा। उस रूप में आप चाहें तो ले सकते हैं। तो NSDL और वारी ये दोनों सुब्रत जी के सवाल थे। सुब्रत जी ने एक और भी सवाल हमसे किया हुआ है कि सर कोई मोमेंटम वाला स्टॉक जो अभी नहीं चला है। तो देखिए इस पूरे बाज़ार में देखिए तो जो हमारा ये बाज़ार जब नहीं चला था तो इसमें मोस्टली अगर हम देखें तो 3 सेक्टर जो है के कारण बाज़ार गिरा हुआ था। इसके पहले जो बाज़ार अभी रैली किया हुआ है और हमारा बाज़ार जो 24,200-300 के आसपास गया, इसके 3 जो सेक्टर थे वो सबसे ज़्यादा गिरे थे। उसमें जो था ऑटो सेक्टर था पहला, दूसरा जो था मेटल था, और तीसरा जो था IT सेक्टर, और चौथा फार्मा सेक्टर। ये चारों सेक्टर जो है, ये चारों सेक्टर टैरिफ के चलते इसमें मार झेले। तो इन चारों में देखे थे ऑटो ने रिकवरी लिया, मेटल भी रिकवरी लिया, IT सेक्टर भी थोड़ा सा रिकवरी लिया हुआ है। फार्मा सेक्टर में रिकवरी अभी तक जो है उस ढंग से नहीं हुई है।
तो आपको जब भी आपको मोमेंटम ट्रेड एक लंबे के लिए करना है तो आप फार्मा सेक्टर में आप चाहें तो जो स्पेशली वो कंपनियां जो हेल्थ केयर में हैं उसमें जाइए, उसको ध्यान दीजिए। उसमें बहुत अभी रैली नहीं हुई है और वो बहुत नीचे नहीं गिरेंगे, तो उसमें अगर आपको चाल मिलती है तो उसको निश्चित रूप से आपको स्टॉक को जो है वो ट्राई करना चाहिए। उसमें एक दो स्टॉक कहेंगे तो हम बाद में आपको मैसेज से बता दें कि आप चाहें तो इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं जो है। तो आप इस ढंग से इन चारों में आप देखें तो कर सकते हैं। अब चूँकि ऑटो बहुत रनअप कर गया है, मेटल भी बहुत रनअप कर गया है, तो अभी जो है ये फार्मा सेक्टर को आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट के भी पर्पज़ से और मोमेंटम के भी पर्पज़ से। लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन में, तो उसके लिए आपको हमेशा आपको स्विंग या मोमेंटम इसकी जांच होनी चाहिए जो। और स्विंग और मोमेंटम के जांच के लिए जैसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको कम से कम दो इंडिकेटर आपको लेकर के चलना होगा। और बिना टेक्निकल चार्ट के आप मोमेंटम स्टॉक आप नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो थोड़ी बहुत आपको चार्ट पढ़ना, चार्ट सीखना, ये सब आपको सीखना चाहिए। और उसके लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि कम से कम दो इंडिकेटर, एक तो आपको बोलिंजर बैंड और दूसरा RSI, ये दो इंडिकेटर लेके आप ज़रूर चलें। ये दो इंडिकेटरों से आपको मोमेंटम वाला स्टॉक मिल जाएगा। अब हम बोलिंजर बैंड के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी हम कर दें कि जैसे मान लीजिए कि कोई बोलिंजर बैंड जो है इस तरह से अगर बना हुआ है, और कोई स्टॉक सपोज कर लीजिए कि इस तरह से चार्ट बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए देखिए अब हम ये बताएं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कैंडल है। अब इस कैंडल में ये जो मिडिल बैंड है, इस मिडिल बैंड से जब आपका एक कैंडल जो नीचे बनता है मिडिल बैंड के, यानी कि जो रेड लाइन है इसके नीचे अगर कैंडल बन रही है इस जोन में, तो अभी आप समझिए कि ये जो स्टॉक आपका है, चाहे वो इंडेक्स का हो या कोई स्टॉक हो, ये वीक है, कमज़ोर है। हम इसमें स्ट्रेंथ तब जब मानेंगे कि जब हम ये मिडिल बैंड को, ये जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो है क्रॉस कर गई है, और जब क्रॉस कर गया ये ऊपर चला गया और यहाँ पे ये अपर बैंड के पास आ गया। अब इसको में मोमेंटम जो है यहीं से शुरू हो गया। और अगर इसको जो है क्रॉस कर दिया और एक बार अगर हम देखें तो अक्सर आप देखिएगा तो अपर बैंड जो होता है ना, कभी कभी बहुत तेज़ी से ऐसे चलने लगता है। और ऐसे केस में अगर आपका कैंडल इस तरह से बनने लगे इस लाइन के एकदम साथ में, तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से बहुत ही बुलिश साइन होता है। और आपको एंट्री जो है ना यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एंट्री यहीं लिखिए जब ये जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि 70 के आसपास जो है जब जाए RSI तो वहाँ से एग्जिट करना चाहिए। लेकिन जब भी बुलिशनेस और स्ट्रांग मोमेंटम आता है तो हमने देखा है कि 70 के आसपास ही आती है और 70 से 80 85 तक जाती है। ये जो है बहुत कम समय में आपको ज़्यादा पैसा देता है। तो स्विंग ट्रेड करने के लिए, मोमेंटम ट्रेड करने के लिए ये दोनों ही बातें ज़रूरी है। वैसे ही अगर ये नीचे आने लगे तो आप नीचे आने लगे, तब फिर आप इस पे जो नीचे आता है तो इसमें भी देख लीजिए कि ये जो ब्रांड है, अगर आपके पास मान लीजिए 40 के नीचे आता है तो आप इसमें पुट साइड में भी आप मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आप ऑप्शन में अगर स्विंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी टॉपिक हमें लग रहा है कि बड़ा हो जा रहा है। हम आज आए थे आज हेजिंग के बारे में ये बताने के लिए, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें होती हैं एक बार कि जब बातें शुरू हो जाती हैं तो फिर वो जो भी उससे संबंधित नॉलेज होता है वो हमें देना पड़ जाता है। हम आज हेजिंग के बारे में आज थोड़ा बताएंगे, अगले जो वीडियो में आएगा उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे कि हेजिंग कितने तरीके की होती है और हेजिंग से हम कैसे पोर्टफोलियो को हम अपने मैनेज करते हैं।
अब हेजिंग को बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे सपोज आपने मान लीजिए कि कोई आदमी आपसे पैसा ले गया, 10,000 रुपये ले गया आपसे, आपने उसको दे दिया। अब आपने दे दिया तो इस पैसे का रिटर्न मिले, यानी कि ये पैसा मेरा डूबे ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस आदमी को 10,000 रुपया दिए हैं उसके बदले में कुछ न कुछ कोलेटरल जो है, जिसको हम हिंदी में रेहन भी कहते हैं, हम अपने पास रखते हैं। उसकी हो सकता है कि हम कोई मोटरसाइकिल रख लें, या कोई हम उसका जेवर रख लें जो है। ये क्यों कि अगर ये 10,000 रुपया मेरा अगर ये लेकर गया हुआ है और वापस नहीं है, तो कम से कम मेरे पास ये तो रहेगा, तो हमारा जो है इससे जो लॉस हो रहा है ये बच जाएगा। वैसे ही हम हेजिंग में क्या करते हैं, हम जब कोई स्टॉक में निवेश करते हैं या कोई हम इंडेक्स बाई करते हैं, तो हमारा जो प्राइस उसमें जो लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है, उस प्राइस में डिटेरियोरेशन ना हो, यानी कि उसमें कमी ना आए, इसके लिए हम ऐसा कुछ टूल्स खोजते हैं जिसके चलते उसी को हम हेजिंग कहते हैं। अब हम सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपने निफ्टी का 1 लाट आपने ख़रीदा, 25,000 मान लीजिए 400 के भाव पे चल रहा है निफ्टी, यहाँ 1 लाट आपने बाई कर लिया। अब जैसे ही आप बाई किए तैसे ही आपका रिस्क यहाँ से शुरू हो जाएगा। मार्केट में इसी रिस्क को जो है कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम हेजिंग करते हैं। अब आपने इसको बाई कर लिया, बाई करेंगे तो दो काम होगा, बाज़ार ऊपर भी ये आपका जो खरीदारी है ये इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और इसकी गिर भी सकती है। तो मार्केट में हमें इस 25,400 की जो हमने 1 लाट फ्यूचर जो बाई किया हुआ है, क्या है, फ्यूचर है ये, इसको हमने बाई किया हुआ है। अब हम इस फ्यूचर को जो बाई किए हुए हैं, हमें करना पड़ेगा कि हमें जो इसमें इन्वेस्टमेंट बेर हुआ है जो पैसे का, इसको नुकसान न हो। तो इसी नुकसान को कम करने के लिए हम अपना एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 काम कर सकते हैं। पहला काम ये हो सकता है कि हम निफ्टी का चाहें तो हम पुट बाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पुट बाई कर लें। पुट बाई करने से क्या होगा कि अगर ये मान लीजिए ये जो हम 25,400 का हमने बाई किया हुआ है फ्यूचर, अगर ये गिरता है तो हमारा पुट की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ जो नुकसान हो रहा है वो इससे सेटल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम सेल कॉल, हम 25,400 एट द जो प्रीमियम जो आपका ATM जो प्राइस होगा हम उसको बेच दें। अब 2 तरीके से इसकी हेजिंग हो सकती है। अब आप ज़रा सोचिए इसमें से कौन सी हेजिंग ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अगर कोई 1,25,400 पे फ्यूचर लिया हुआ है निफ्टी का, उसके लिए ये 2 चीज़ें हैं उसको हेज करने के लिए, या तो पुट बाई कर ले। पुट बाई करने का मतलब मार्केट में 25,000 पुट बाई कर सकते हैं, 25,500 की बाई कर सकते हैं, 25,300 की बाई कर सकते हैं, 25,200 की बाई कर सकते, कुछ भी बाई कर सकते हैं। वैसे ही कॉल अगर आपको सेल करना होगा तो आप चाहें तो 25,300 की कॉल सेल कर सकते हैं, 25,400 की भी कर सकते हैं, तो 25,000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले तो आप ये देख लीजिए हम इन दोनों में से करना क्या है। देखिए, जब भी ना आपको हमें हेज करना हो ना, तो हमेशा खरीदारी से बचनी चाहिए। आपने फ्यूचर अगर आपने सपोज के लिए यहाँ पे बाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन पुट बाई आपको नहीं करना है। ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अक्सर लोग क्या करेंगे, एक फ्यूचर यहाँ बाई कर लेंगे, एक पुट बाई कर लेंगे। बाई पुट नहीं करना है। पुट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूँ।
सपोज कर लीजिए कि निफ्टी 25,000 मान लीजिए कि आपने 400 की पुट बाई कर लिया, मुझे पता नहीं क्या उसका रेट होगा जो है। हम मान लेते हैं इसका एग्जांपल के लिए, सपोज के लिए 200 की इसकी वैल्यू है, 200 की इसकी वैल्यू है। अब 25,400 से ये गिर करके 25,000 मान लीजिए नीचे आ गया। क्या नीचे आ गया? ये 300, यानी कि 100 रुपया नीचे आ गया। अब 100 रुपया जब ये नीचे आ गया तो स्वाभाविक है कि जो आपका जो फ्यूचर जो यहाँ पे बाई किए होंगे, इसमें जो गिरावट होगी वो 100 से ज़्यादा की गिरावट होगी। यानी कि ये 25,000 जो आप 400 में आप जो लिए होंगे जो है ये, अरे सॉरी, ये अगर इसमें 100 की गिरावट हुई है तो इसमें भी कम से कम आपको 80-70 रुपये की गिरावट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में गिरावट जो है वो तेज़ी से होता है। हम ये बता रहे हैं कि पुट बाई इसलिए नहीं करना है कि अगर मान लीजिए एक बार 25,300 गिरा और यहाँ से फिर ये उठ गया, कितना गया? 25,350। क्योंकि देखिए आपको ये पता नहीं होता है ना कि ये लगातार गिरने की बात तो है नहीं, वो गिरेगा, कभी मार्केट ऐसे आएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। इसी तरह से तो मार्केट हमारा बिहेव करता है। तो ये जब नीचे या जब ये ऊपर होगा ना, तो ये जो आप प्रीमियम जो पुट का जो आप बाई किए हुए हैं, इसके जो इसमें जो टाइम वैल्यू है, आपको हमने हमेशा बताया ना कि प्रीमियम जो होता है ना, देखिए बेसिक कंसेप्ट आपको जब तक मालूम नहीं होगा ना तब तक आप ऑप्शन में काम करेंगे तो नुकसान होगा। प्रीमियम हम आपको हमेशा बताए हैं, उसमें दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और दूसरी जो है टाइम वैल्यू। इसी टाइम वैल्यू को लोग थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं जो। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये हमने कई बार आपको अपने वीडियो में बताया, और मैं बार बार बताता इसलिए हूँ कि आप हमारे जो नए कोई श्रोता होंगे या पुराने लोग होंगे तो कम से कम एक बार ये रिवाइज हो जाता है। आप जब काम करते हैं ना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम ये प्राइस जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ये ले रहे हैं तो इसमें रियल में कितनी प्राइस है, किसमें टाइम वैल्यू है, उसी के अनुसार आपका ऑप्शन के प्राइस के बढ़ने की और गिरने की संभावना बनी रहती है। पुट ऑप्शन के लिए, पुट ऑप्शन अगर पुट खरीदे हुए हैं तो पुट ऑप्शन के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसमें होता है कि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। देखिए अगर आप पुट में काम कर रहे हैं तो पुट के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू होगी स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस। यानी कि अगर स्पॉट प्राइस से नीचे का अगर आप कोई प्राइस स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो उसके पुट ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 0 होगी। आपको पुट ऑप्शन में अगर काम करना है तो मार्केट जितने पे चल रहा है उसके, जैसे मान लीजिए मार्केट 25,400 पे चल रहा है, तो अगर आप इन द मनी 25,500 पे जब खरीदेंगे तभी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ मिलेगी ना, वरना 0 मिलेगा जो है। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाता है वो टाइम वैल्यू होती है। और आपको पता है ना, ये टाइम वैल्यू रोज़ जो है इसको कम होना है। जिस क्षण आप खरीदते हैं ऑप्शन में, चाहे पुट खरीदें या कॉल खरीदें, जिस क्षण खरीदते हैं उसी क्षण से उसमें जो है वो गिरावट आनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको थोड़ा सा आपको, अब जब कुछ समझना है बढ़िया से तो उसको हम अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो क्या फ़ायदा जो है, तो चीज़ों को समझें। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, निफ्टी 25,400, निफ्टी 25,000 निफ्टी 25,400 सपोज के लिए, इसमें हम कॉल पुट कुछ भी रख सकते हैं, हम पुट के ही मान लेते हैं कि अगर हम इसके पी की वैल्यू करें और इस 25,400 की जो पी की वैल्यू है, सपोज कर लीजिए कि 80 रुपया है मान लीजिए,
इसकी कितनी वैल्यू है? इसकी वैल्यू 80 रुपया है। 25,000 300 की बीज वैल्यू मान लीजिए 60 है। अब आप देखिए, ये जो 25,400 की पी की वैल्यू है जो 80 दिखा रहा है और मार्केट हमारा 25,400 पे है, तो इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जितना 80 रुपया है ना, ये टोटल इसमें क्या है, ये टाइम वैल्यू है। यानी कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। है क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी 25,400 पे मार्केट चल रहा है, ये चल रहा है। और इस पार्ट में भी हमने एक मान लिया है कि वही प्राइस चल रहा होगा। अब ये 80 रुपया जो होता है ना, ये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू मतलब कि अगर लास्ट एक्सपायरी जिसे मान लीजिए 30 सितंबर को होना है, तो 30 सितंबर तक ये पैसा, ये 80 रुपया है, इसको क्या होना है, इसको जीरो हो जाना है। अब हम इसको एक एवरेज के रूप में अगर हम देखें, तो अगर सपोज कर लीजिए कि आज अगर 20 तारीख है, अगर हमको 10 दिन बचा हुआ है, तो 10 दिन में अगर हम देखें तो 2-4 दिन छुट्टी हो जाती है, तो मिला जुला 7-8 ट्रेड आप 8 अगर मानते हैं, तो ये यानी कि इसमें जो गिरावट होगी पर डे एवरेज के हम अगर हम देख के करें, तो पर डे जो है 10 रुपये की टाइम वैल्यू गिरेगी। जो है 10 रुपये टाइम वैल्यू उसकी रोज़ गिरेगी। यानी कि अगर मार्केट 25,400 के नीचे आता है, तो भी अगर हम जब मानिए 25,400 से 25,380 आ गया, ये नीचे जब गिरा ना, तो आपको ये देखना होगा कि इसकी वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, लेकिन आप वो उतनी बढ़नी चाहिए, लेकिन आप देखिएगा तो चूँकि ये 10 रुपया यहाँ पे अगर ये गिर रहा है, तो टाइम वैल्यू जो है ये 80 की वैल्यू भी गिर जा रही है, 80 से नीचे आएगा। तो आपके ये जो गिरावट आई है, इस पुट के ऑप्शन के बाई करने में गिरावट उतनी नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पुट बाई नहीं करना है। पुट बाई करेंगे तो इसमें जो टाइम जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा। और सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिए मार्केट वहीं रह गया, मार्केट 25,400 के आसपास ही रह गया, तो क्या होगा उस समय जो भी आप ये जो ऑप्शन बाई किए हुए हैं ये जीरो हो जाएगा। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हमें तो चूँकि जो हेजिंग जो कि हम खरीदे हुए हैं, उसको हमें नुकसान न हो, उसके लिए हमें काम करना है। तो पहली काम कहूँगा, हमको पुट की बाई नहीं करनी है। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि सेल को कॉल करना है। अब सेल को कॉल करने के लिए देखिए, दूसरा ऑप्शन बेटर ऑप्शन है कि हमें जो है सेल कॉल ऑप्शन, आपको हमेशा जब भी हेजिंग करनी है ना, अगर आप फ्यूचर बाई किए हुए हैं, तो कॉल सेल कीजिए। और अगर आप फ्यूचर सेल किए हुए हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने फ्यूचर सेल कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर अगर सेल किए हैं तो फिर उस समय आपको यहाँ पे सेल पुट ऑप्शन करना है जो है, ठीक है, दोनों में उल्टा करना है। अब हम पहले इसको समझ लेंगे। अगर हम बाई किए हुए हैं तो हम ऑप्शन के कॉल को सेल करते हैं। मान लीजिए 25,400 निफ्टी आपने एक लाट आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आप क्या करेंगे, 25,400 के पास जो देखिए हमें क्या करना है कि हमको कॉल के प्राइस को एक मिनिमम अमाउंट भी होना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि आउट ऑफ द मनी एकदम कॉल आपने बेच दिया, सपोज कर लीजिए जो है, तो उसकी जो कॉल की जो वैल्यू होगी ना, वो बहुत कम होगी, 10 रुपया या 15 रुपये के करीब आसपास होगा। तो आपको कम से कम ऑप्शन की प्रीमियम इतना रहे कि इसमें कितनी की गिरावट आप महसूस कर रहे हैं। 50 रुपये की गिरावट मान लीजिए कि महसूस करते हैं, या 100 रुपये की गिरावट महसूस करते हैं, उसके अनुसार से कॉल के ऑप्शन को प्राइस को देखिए। और कोई भी आपको कॉल का ऑप्शन अगर 100 के आसपास मिलता है जो है, तो आपको यहाँ पे एक कॉल आपको जो है सेल करना होगा, अगर ये बाई करके चल रहे हैं तो जो है। अब इसको कॉल को सेल करने से आपको फ़ायदा क्या होगा
कि जब मार्केट जब नीचे गिरेगा ना, तो चूँकि ये काल का यही ऑप्शन है, तो एक तो ये ऑप्शन भी गिरेगा, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो भी गिरेगी, और जो टाइम वैल्यू होगा यहाँ पे वो भी गिरेगी। तो दोनों गिरने से क्या होगा कि आपकी गिरावट जो है वो ज़्यादा होगी बृहस्पति की, आप जो बाई करके चलते हैं, और आप इस तरह से आप इसको जो है हेजिंग कर सकते हैं। वैसे ही अभी अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, सपोज कर लीजिए कि आपने HDFC बैंक खरीदा, देखिए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना वो लोग ऐसे हेजिंग करते हैं। सपोज के लिए किसी के पास HDFC बैंक के 1000 शेयर हैं मान लीजिए, और मान लीजिए कि 900 उसने 66 के भाव पे खरीदा हुआ है, वो हेज करेगा। तो हेज करेगा तो क्या करेगा, वो काल को स्टार्ट करेगा। तो अब वो काल कौन सा काल की प्रीमियम लेगा, प्रीमियम वो लेगा जो ऐट द मनी के जो नीचे होगा जो है, यानी कि वो आपको 960 की जो काल की वैल्यू होगी उसको वो सेल करेगा, क्योंकि उसमें प्राइस होगा जो है। अब ये अगर यहाँ पे बाई कर लिया मान लीजिए और ये बाज़ार नीचे आने लगा, तो ये जो आपकी प्राइस की इन द मनी वाला बेचा होगा, इन द मनी में काल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो गिरावट जो है उसमें ज़्यादा होगी, और यहाँ का जो ये जो नुकसान होगा गिरने का, वो इसमें जो है वो इसको बैलेंस कर देगा। और अगर आप यहाँ पे बाई किए हुए हैं 966 पे और काल को सेल किए हुए हैं, तो क्या होगा, जिससे मान लीजिए कि 966 से मान लीजिए कि 980 चला गया ये, तो ये जो 14 रुपया ऊपर गया हुआ है ना, ये जो काल की प्राइस है, मान लीजिए कि अगर काल की प्राइस यहाँ पे 20 रुपया है ना, तो फिर यहाँ पे अगर आप सेल किए हुए हैं तो ये काल की प्राइस बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन ये 14 रुपये नहीं बढ़ेगी, ये बहुत बढ़ेगी, तो 20 रुपया का 24 रुपया हो जाएगा या 26 रुपया हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो कि दोनों ही केसों में आपकी हेजिंग हो जाएगी, और ये प्राइस बढ़ा भी और आपको इसमें नुकसान भी नहीं होगा। ये तो दोनों तरीके से हम हेजिंग करते हैं। इसके लिए हम अगले वीडियो, जो कि वीडियो देखिए लंबा हो रहा है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हेजिंग के लिए जो हम हेजिंग करेंगे ना, इसमें टाइम का बहुत महत्व होता है। किस समय पे हम हेजिंग करें, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई सौदा लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि आपने बाई कर लिया रिलायंस, तो जब भी आपको फ्यूचर में काम करना है, और उसमें हेजिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ, या फ्यूचर में नहीं काम किए हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपने रिलायंस का स्टॉक उठा लिया है, बड़े इन्वेस्टर जो है होते हैं मान लीजिए, तो उसके लिए 5000 10,000 शेयर रिलायंस को होता है। सपोज कर लीजिए कि वो एक मिनिमम अमाउंट मान लीजिए कि रिलायंस के लाट के अनुसार वो बाई करता है। रिलायंस का एक लाट शायद 550 का है, तो 550 शेयर वो अपने स्टॉक में रखेगा, बाई करेगा, ठीक है। अब 550 शेयर बाई कर लिया। अब इसमें ये चाहे तो हेजिंग कर सकता है। क्या करेगा, अब क्या करेगा कि 50 के ऊपर या 50 पे भी काल को आप चाहें तो शार्ट कर सकते हैं, फ्यूचर आप शार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर जो है वो आप शार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टॉक को अपने आप पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं यहाँ पे 550 का। और अगर शार्ट करते हैं इसको जो है, और अगर ये नीचे आता है, मान लीजिए नीचे आएगा, तो शार्ट की पोजीशन जो रहेगी आपके इंडेक्स में जो है और फ्यूचर में, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। इसकी प्राइस भले गिरेगा, इसको आप मैनेज कर लेगा जो है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से फ्यूचर बढ़ता है, तो कोई बात नहीं, आपके ऑलरेडी 550 के से इसमें आपका प्राइस इन्वेस्टमेंट हुआ ही हुआ है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम जो बड़े इन्वेस्टर लोग होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो, जैसे मान लीजिए किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख का पोर्टफोलियो है, तो इस ढंग से वो मैनेज कर सकता है। दो तरीके से, एक तो उसी स्टॉक में वो ऑप्शन और फ्यूचर में काम करके अपने मैनेज कर सकता है, या आप इसको चाहें तो दूसरे किसी टूल से, इंडेक्स से आप कर सकते हैं।
जैसे कि आपने रिलायंस में आपने 10 लाख का, आप सपोज कर लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10 लाख का, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर बाई किए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि हमेशा आप जैसे कि आप निफ्टी में चले जाइए और निफ्टी के आप निफ्टी के ऑप्शन में अपने अनुसार इस 10 लाख को हेज करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये की एक कॉल आप देख लीजिए कि उस किस प्राइस पे आता है, इसकी वैल्यू 50,000 हो, और वहाँ पे उसको आप चाहें तो आप एक बार उसको अगर सेल कर दें तो वो जो है इस जो आपने बाई किया है उसको वो मेंटेन कर देगा। तो आप इसमें दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। जो है आप चाहें तो स्टॉक में भी अपने कर सकते हैं या फिर इंडेक्स में भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसमें एंट्री कब करें, हमारा एंट्री लेवल कब होना चाहिए हेजिंग के लिए। एंट्री लेवल देखिए, आप जब सीरीज की शुरुआत होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि सितंबर के लास्ट वीक में ही अक्टूबर वाला सीरीज आ जाएगी जो है, ठीक है। तो जिस दिन एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले होता है, आप अगर उसी समय आप अपनी पोजीशन बनाइए, या मान लीजिए कि जैसे कि सितंबर सपोज कर लीजिए कि आपका लास्ट वीक में जो भी पोजीशन हो रही है वहाँ रिलायंस का फ्यूचर बाई कीजिए। रिलायंस का मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिलायंस 1 लाख फ्यूचर बाई कीजिए, और अगली सीरीज की मतलब अक्टूबर की सीरीज की जो है, अक्टूबर की सीरीज की कॉल ऑप्शन, अब जैसे मान लीजिए कि अभी 1400 के रेट पे चल रहा है, तो आप 1400 का ही कॉल ऑप्शन बेचिए जो है, 1400 के ऊपर का मत बेचिए, 1400 के बल्कि नीचे का बेच सकते हैं जो, क्योंकि इसमें जो है आपको जो प्रीमियम मिलेगा वो ज़्यादा का मिलेगा। देखिए शुरू में क्या होता है ना कि आपके ये जो अगर आप शुरुआती दौर में काम करते हैं तो 1400 वाली जो कॉल होगी ये बड़ी महंगी होगी जो है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी मुझे आइडिया नहीं है। जैसे 1400 की कॉल है तो हो सकता है कि 30 रुपया 40 रुपया का भी रेट चल सकता है जो है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिलायंस जहाँ पे है आज, जैसे मान लीजिए 1400 अगर 8 पे चल रहा है रिलायंस, और मान लीजिए कि एक सप्ताह के बाद भी रिलायंस जो है 1412 के आसपास हो गया या 1400 के आसपास हो गया, मान लीजिए अगर ये 4 रुपया बढ़ेगा भी ना, तो ये जो 40 की जो आपका जो कॉल की वैल्यू लिए हुए है ना भैया, ये घट जाएगा। ये भले बढ़ा, लेकिन ये 40 की वैल्यू ये 38 हो जाएगी। तो शुरुआती में जो होता है ना, शुरुआत में जब हम कॉल ऑप्शन जो है ये सेल करते हैं, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम होती है और टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। और जब भी हमें टाइम वैल्यू ज़्यादा हो तो हमको वो सेल करना है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको फ्यूचर में काम करना है तो शुरुआत ही आपको जो प्रीमियम, जो कि ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में ही जो है प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे शुरुआत फर्स्ट वीक में जो है, तो आपको सेलिंग का काम वहीं पे शुरू कर देना है। अब ये रहे कि आधा महीना बीत गया और फिर वहाँ पे करना, तो फिर आपको ये जो प्राइस बेचेंगे ये कम मिलेगा। तो ये हम कुछ तरीके थे हेजिंग करने के लिए कि हम कैसे चाहें तो उसको हम इंडेक्स से भी हेज कर सकते हैं, चाहें तो उसको हम ऑप्शन के द्वारा भी हेज कर सकते हैं फ्यूचर को, चाहें तो कैश से भी। इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये हेजिंग कई तरीके हैं, और ये मैं आज आपको सागर भाई के निरोध पे ये सब हमने इतनी चर्चा की। और आशा है कि आप लोगों को हेजिंग के बारे में समझ आई होगी। कुछ और भी जानकारी लेनी होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। और हमेशा जैसा कि हम कहते हैं कि वीडियो सुनते भी बहुत लोग हैं हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत वैल्यूएबल चीज़ आपके सामने रखते हैं। और कोई भी आपका सवाल हो वो आप हमें कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर ही आपको उसको लेने की कोशिश करूँगा। और अगली जो हमने सागर भाई ने जो कहा कि कैसे हम ये आप जो निकालते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये किस तरह से आप निकालते हैं, तो देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने के बारे में हम आपको जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम अगली वीडियो में आपको डिटेल बारे में बात करेंगे। इसके दो तरीके होंगे।
एक तो ये होगा कि हम चार्ट से बताएंगे, टेक्निकल चार्ट से, और जो दूसरा तरीका होता है वो हम पाइवोटल एवरेज से, यानी कि हम जो क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, उसका हाई कितना गया है और कितना लो गया है, इसके आधार पे भी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं। तो अगला मेरा वीडियो होगा ये इसी पे होगा, ध्यान से आप देखिएगा। और देखिए, हम ये बात करते करते मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। कुछ लोग हमसे शिकायत करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपके समक्ष हमें रखनी पड़ती है। बहुत ऐसे हमारे श्रोता होंगे, नए रूप में होंगे, जिनको कि अभी कुछ बहुत कम जानकारी होगी ऑप्शन के बारे में, तो उनको डिटेल में जब तक नहीं बताएंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और एक बार फिर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली वीडियो आने की संदेश आपको पहले ही मिल जाया करें। तो मित्रों, अगली वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।